हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट्स मीनिंग, अप्रोचेस, characteristics and functions, right? So today in this video, what we are going to study? We are going to study objectives of financial management. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्यों है? आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। नॉट ओनली इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हमारी डेली लाइफ में भी ऑब्जेक्टिव को हम कह सकते हैं गोल्स। हम बेसिकली किसी भी पर्सन से पूछते भी हैं, किसी बच्चे से भी पूछते हैं कि आपका गोल क्या है, आप अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, आपका गोल क्या है। सपोज एक पर्सन है, उसने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। एक बच्चा है, उसने कहा मैं बड़ा होकर एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अगर उसका गोल डॉक्टर बनना है तो उसको जो भी वो बचपन से लेकर बड़ा होने तक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा, वो किस उसमें होनी चाहिए, किस रिगार्ड्स में होनी चाहिए, उसके डॉक्टर बनने के रिगार्ड में। आफ्टर 10th उसे क्या करना पड़ेगा, उसे स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी मेडिकल इंस्टेड ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स। आफ्टर 12th उसे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए MBBS में उसको एडमिशन लेना पड़ेगा। तभी जो उसका मेन गोल डॉक्टर है वो तभी क्या हो सकता है, अचीव हो सकता है। अगर वो इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करेगा, मेडिकल नहीं लेगा, MBBS नहीं लेगा, MBBS नहीं करेगा, तो जो उसका ऑब्जेक्टिव है, गोल है डॉक्टर बनना, वो अचीव नहीं हो सकता। उसी तरह कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका भी कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है, जिस ऑब्जेक्टिव को लेके उस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ लाइक प्रॉफिट मोटिव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट कमाने के लिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, इसलिए एस्टेब्लिश हो सकते हैं। या सेकंड पॉइंट हम कह सकते हैं कि हमें क्या करनी है, सोशल सर्विस करनी है, कि हमें क्या करना है, सोसाइटी के लिए काम करना है, हम इसलिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन एक एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, 3 डिसीजंस उसमें ले रहे हैं, 3 डिसीजंस ले रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। हम उसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, डिविडेंड डिसीजन ले रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ये सारी एक्टिविटीज़ क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हर सोसाइटी में अलग अलग तरह के पर्सन्स होते हैं, ठीक है, सबकी सोच क्या होती है, अलग होती है, एक दूसरे से डिफ़र करती है। ठीक है, उसी तरह क्या हुआ, यहाँ पे 2 ग्रुप बन गए, ए ग्रुप एंड बी ग्रुप। ठीक है, जो ए ग्रुप के पर्सन्स थे वो क्या कहने लगे, एक ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझाने का तरीका है कि जो ए ग्रुप के पर्सन्स थे वो क्या कहने लगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, हमें क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। और जो बी ग्रुप था वहीं पर वो क्या कहने लगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव, इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बेसिकली ए ग्रुप ने क्या फोकस किया कि हमें क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, और जो बी ग्रुप कहता कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है। अब जो ए ग्रुप था और बी ग्रुप था, उन दोनों में क्या होने लगा, उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। ठीक है, अब उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए क्या कहते हैं, ए ग्रुप ने कहा कि मैं क्या करूँगा, मैं फेवर्स बताता हूँ, मैं तुम्हें फेवर पॉइंट बताऊँगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव गुड क्यों है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्यों ज़रूरी है। वहीं जो बी ग्रुप था वो कहता, अरे तुम फेवर्स बता रहे हो, मैं तुम्हारे क्या बताऊंगा, तुम्हारे अगेंस्ट में बताता हूँ कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव गुड क्यों नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में, और वहीं पे मेरा जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसके मैं आपको फेवर बताऊंगा। तो उन्होंने क्या कहा, चलो ठीक है। जो ए ग्रुप था उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के फेवर्स में बोलना स्टार्ट किया, एंड जो बी ग्रुप था उसने क्या किया, ए ग्रुप के मीन्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के जो उसके अगेंस्ट बोलना स्टार्ट किया, अगेंस्ट बोला कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उसमें क्या क्या कमी है, ये सही क्यों नहीं है, और अपने पॉइंट को एवेल्युएट किया कि हमारा जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो कैसे सही है। ओके, सो लेट्स वी डिस्कस। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमने ऑलरेडी बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव हैं, फर्स्ट वन इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेकंड वन इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है, हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, प्रॉफिट अर्न कैसे करेंगे, हम कोई भी
प्रॉफिट अर्न करना है, हम क्या करेंगे, कोई भी एक्टिविटी करेंगे, जो भी एक्टिविटी करेंगे वो एक्टिविटी किस रिगार्ड में होनी चाहिए, हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के रिगार्ड में, ठीक है। वो जो एक्टिविटी क्या करेगी, हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी, उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड जो एक्टिविटी हमारे प्रॉफिट को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, उसे क्या करेंगे, हम रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ये बताया। Let's read. If the objective of financial management is profit maximization, then those activities which chances the profit will be undertaken, which enhances the profit will be undertaken, and which decreases the profit will be avoided. इसका मतलब क्या है, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो हमें क्या करना होगा, उन एक्टिविटीज़ पे फोकस करना होगा जो कि हमारे प्रॉफिट को क्या करें, एनहांस करें, ठीक है। और जो एक्टिविटीज़ हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज करेंगे उनको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, अब आपके पास क्या हुआ, 2 प्रोजेक्ट थे, ए प्रोजेक्ट एंड बी प्रोजेक्ट, ओके। अब क्या हुआ, जो ए प्रोजेक्ट था और बी प्रोजेक्ट था, ए प्रोजेक्ट आपको प्रॉफिट दे रहा था 3 लाख रुपीज़ का, और जो बी प्रोजेक्ट था वो आपको प्रॉफिट दे रहा था ओनली 2 लाख रुपीज़ का, ठीक है। अब आप कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, आपका मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो आप वही प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे जहाँ पे आपको ये लगेगा आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है आपको, और वो कौन सा प्रोजेक्ट है, ए प्रोजेक्ट, ठीक है। और हम क्या करेंगे, बी प्रोजेक्ट को अवॉइड कर देंगे, उसे रिजेक्ट कर देंगे, जस्ट बिकॉज हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके गाइस, इतना होप सो आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वालों ने अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, ए ग्रुप अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है, ओके। उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए कि भाई जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो कैसे सही है। उन्होंने फर्स्ट पॉइंट कहा, उन्होंने कहा मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस को मेज़र करने में बहुत हेल्पफुल है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम मेज़र करना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस अच्छे से रन कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, हम अपने पिछले साल के प्रॉफिट को देख सकते हैं। पिछले साल में हमने पॉज कीजिए 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट अर्न किया, एंड इस साल हमने 4 लाख रुपीज़ प्रॉफिट अर्न किया, दैट मीन्स हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हमने 3 लाख रुपीज़ एज अ प्रॉफिट अर्न किया है, तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है। तो ये मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस खाली आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेजर नहीं करेंगे, आप अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट आता है एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है, जब आपका मोटिव होगा कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो आप वेस्टेज बहुत कम करेंगे। आप क्या कोशिश करेंगे, आप ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कि कम कॉस्ट पे, मीन्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके, आपको इन्वेस्ट कम करना पड़े और जो आपका रिटर्न हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे कि आपका जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है कंप्लीट यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। कोई भी रिसोर्स को वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपके पास 5 रुपये भी होंगे ना, आप उसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे जहाँ से आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले, ओके ओके। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स ऑफ इंसेंटिव। सोर्स ऑफ इंसेंटिव का मतलब क्या है, एक बात बताइए, अगर आपको ये लग रहा है कि आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है यार इससे कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा, तो आप क्या उसको परफॉर्म करेंगे। आप एक बिज़नेस में काम कर रहे हैं, वो बिज़नेस फेल हो रहा है, आपको पता ही नहीं कि वो बिज़नेस का रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, बिज़नेस अच्छे से रन कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो जो आपका मोटिवेशन था, वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, मोटिवेशन डाउन होगा क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आप जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपका बिजनेस प्रॉपरली प्रॉफिट्स में अच्छे उस पर रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। बट जब आपको ये पता चले कि यार प्रॉफिट हमारी ऑर्गेनाइजेशन 5 लाख रुपीज़ ऐसे प्रॉफिट अर्न कर रही है, 4 लाख रुपीज़ ऐसे प्रॉफिट अर्न किया, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, सोर्स ऑफ इंसेंटिव मिलेगा, आप और डेडिकेशन से काम करेंगे। ऑलराइट, ओके।
एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन फेसिंग एडवर्स बिजनेस कंडीशन। आपको पता है मार्केट में बूम्स एंड डिप्रेशन की स्टेजेस बनी रहती है। कभी बूम की स्टेज आ जाएगी, कभी डिप्रेशन की स्टेज आ जाएगी, आती है ना। ये तो है नहीं कि खाली बूम की स्टेज चल रही है तो बूम की रहेगी, नहीं, बूम डिप्रेशन दोनों स्टेजेस आती हैं, ठीक है। अब आप बूम में चल रहे हैं, इकॉनमी में बूम की सिचुएशन है, तो आपके लिए चलो बेनिफिट है। बट एट दैट टाइम जब डिप्रेशन की स्टेज आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, तब आप क्या करेंगे? उस स्टेज से लड़ने के लिए, मंदी आ जाए, उस स्टेज से लड़ने के लिए आपके पास रुपीज़ होने चाहिए। आप उस स्टेज से तभी लड़ सकते हैं जब आपके पास प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है। अगर आपके पास प्रॉफिट्स हैं तो अगर डिप्रेशन चल रहा है तो भी आप उस सिचुएशन से कॉप अप कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। ओके, सो जो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं वो ए ग्रुप वाले दे रहे हैं कि वाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ गुड। हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ द फर्म। अगर कोई भी फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है, दैट सिंपली मीन्स कि वो क्या कर रही है, वो प्रोग्रेस कर रही है, ग्रोथ कर रही है। ओके, सो दीज आर सम आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय ए ग्रुप। ए ग्रुप तो जस्ट एक एग्जाम्पल है कि भी ए ग्रुप ने ये आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। बस जो लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच को कंसिडर करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को कंसिडर करते हैं, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उसके फेवर में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, हमें ये तो पता चल गया कि ए ग्रुप वालों ने बता दिया सपोज कि भाई ये फेवर्स हैं, हम इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। अब जो बी ग्रुप वाले पर्सन्स बोले, अरे ठीक है, माना ये फेवर पॉइंट्स हैं, बट उसके कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स दिए उन्होंने, उनके कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स भी हैं। आप लोगों ने उन ड्रॉबैक्स पे ध्यान नहीं दिया। क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं? फर्स्ट वन इज़ अनक्लियर। आपको यही नहीं पता प्रॉफिट कौन सा लेना है। प्रॉफिट आपको बिफोर टैक्स वाला लेना है, या फिर नेट प्रॉफिट लेना है, या फिर आपको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट लेना है, आपको यही नहीं पता। बहुत ज़्यादा आपके एम्बिग्यूअस है, आपको यही क्लियर नहीं है आपको प्रॉफिट कौन सा लेना है। इतने सारे प्रॉफिट्स होते हैं हमारे पास, कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं आप, ये क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट पॉइंट इज इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इन्होंने क्या किया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर दिया। इन्होंने कहा कि फ्यूचर में सपोज कीजिए प्रोजेक्ट है, आपको फ्यूचर में 5 साल के बाद 10 लाख प्रॉफिट दे रहा है, 10 लाख रुपीज़ प्रॉफिट दे रहा है, और आज आप क्या कर रहे हैं, 12 लाख रुपये, सॉरी, आज आप क्या कर रहे हैं, 6 लाख रुपये या 7 लाख रुपये एज ए इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट आज जो 6 लाख रुपीज़ की वैल्यू है, आपको फ्यूचर में 5 साल बाद आपको 10 लाख 12 लाख रुपये एज ए प्रॉफिट मिलेंगे। तो आज उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? आपको पता है कि अगर आज आप 1 रुपया कमाएंगे, वही 1 रुपया आप फ्यूचर में कमाएंगे, तो आज का 1 रुपया अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अगर आपने आज 1 रुपया अर्न किया तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप उसको रिटर्न ले सकते हैं। बैंक में डाल दिया, उससे आपको एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, ठीक है। अगर आपको फ्यूचर में 5 साल के बाद 1 रुपया मिलेगा तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं, जो आपका इंटरेस्ट था वो चला जाएगा। तो इस जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है उसने क्या कर दिया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इग्नोर रिस्क फैक्टर। इसने क्या कहा, रिस्क तो डिपेंड ही नहीं किया। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ने रिस्क की तो बात ही नहीं की। उसने क्या कहा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ने कहा कि भाई ए प्रोजेक्ट है, बी प्रोजेक्ट है, आपको दोनों प्रोजेक्ट 5 लाख रुपए दे रहे हैं। एक प्रोजेक्ट 5 लाख रुपए दे रहा है, एक प्रोजेक्ट दोनों प्रोजेक्ट्स बस 5 लाख रुपए दे रहे हैं, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स, ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, कोई सा भी प्रोजेक्ट ले लो, ए चूज़ कर लो, वेदर बी चूज़ कर लो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये कहता है, अगर सपोज बी प्रोजेक्ट आपको 6 लाख रुपए दे रहा है एंड ए प्रोजेक्ट 5 लाख रुपए दे रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच क्या कहती है, ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, आप क्या करें, जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हो उसको चूज़ करें। दैट मीन्स उसके अकॉर्डिंग तो आपको बी प्रोजेक्ट को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से 6 लाख रुपये प्रॉफिट मिल रहा है। बट अगर आपने रिस्क फैक्टर को ध्यान में दिया होता ना, रिस्क को ध्यान में दिया होता था, बी जो प्रोजेक्ट है उसमें हाई रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, हाई रिस्क। बट जो ई प्रोजेक्ट है उसमें रिस्क ना के बराबर है, लो रिस्क कह सकते हैं, या फिर रिस्क है ही नहीं ये कह सकते हैं। तो इस डिपेंड पे आप अगर
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव कहता है कि 6 लाख वाला बी प्रोजेक्ट को चूज़ करो, बट हम क्या कहते हैं 5 लाख वाले, बिकॉज आप रिस्क फैक्टर को इग्नोर कर रहे हैं, इस वजह से आप 6 लाख के प्रोजेक्ट को चूज़ कर रहे हैं, आपने रिस्क फैक्टर को इग्नोर कर दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इग्नोर फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा आपको, आप ये इग्नोर कर रहे हैं। फ्यूचर में आपको वेदर 5 लाख मिलेंगे, 6 लाख मिलेंगे, मतलब आप कैश फ्लोज तो ले ही नहीं रहे, प्रॉफिट्स ठीक है आपको ये पता है कि आपने आज इतने रुपए इसमें इन्वेस्ट किए कि आपको 3 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे, 3 लाख प्रॉफिट मिल जाएगा, बट फ्यूचर में आपके लिए वो प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है कि नहीं है, लॉन्ग टर्म के बारे में आप बात नहीं करते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है इग्नोर सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस के सोशल ऑब्लिगेशन। आपका मोटिव ये है कि हमें क्या करना है, प्रॉफिट्स अर्न करना है, आप क्या करेंगे, सोसाइटी से हाई चार्ज करेंगे, सोसाइटी से हर प्रोडक्ट के क्या करेंगे, हाई चार्ज करेंगे, ठीक है। क्यों, आपको तो ज़्यादा कमाना है, आपका प्रॉफिट मोटिव है, ना ही आप सोसाइटी पे कोई वो क्या करेंगे, सोसाइटी के रिगार्डिंग कोई फेवर करेंगे कि भाई हमारी सोसाइटी है, हम क्या करें, कम अमाउंट पे देते, नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो बस प्रॉफिट कमाने से मतलब है कि भी मुझे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, वो मैं कैसे कमा सकता हूँ, सामने वाले इंसान की मतलब आपको कोई परवाह नहीं है। सो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के आर्ग्यूमेंट्स थे जो कि हम कह सकते हैं बी ग्रुप ने दिए, या फिर कुछ पर्सन्स जिन्होंने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को फेवर किया, तो उन्होंने कहा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन पॉइंट्स पे गलत है। इसीलिए हम बात करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक बहुत अच्छा मेथड है, एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या कहता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव कहता है हमें क्या करना है, हमें वेल्थ को एनहांस करना है, वेल्थ को इंक्रीज़ करना है, प्रॉफिट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर आज हम 3 लाख रुपए किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे हर साल फर्स्ट ईयर में आज इन्वेस्ट किया, फर्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट मिलेगा, सपोज कीजिए 50,000 प्रॉफिट मिला, सेकेंड ईयर में कितना प्रॉफिट मिलेगा, सपोज कीजिए आपको 60,000 प्रॉफिट मिला। तो आप इस पे कैश फ्लोज पे डिपेंड करेगा, कैश फ्लोज का देखेंगे कि कितना कैश फ्लोज आ रहा है, ये नहीं देखेंगे कि इन आफ्टर 5 ईयर हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट आपको 8 लाख रुपए का मिल जाएगा, नो, आप ये नहीं देखेंगे। आप क्या देखेंगे, पहले साल आपको कितना प्रॉफिट होगा, आपको पहले साल 50,000 प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल कितना प्रॉफिट होगा, 60,000 प्रॉफिट हुआ। इस तरह से हम क्या करेंगे, कैश फ्लोज को कंसिडर करेंगे इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट्स के, कि भाई अकाउंटिंग प्रॉफिट्स के। ओके, तो जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है वो क्या कहती है, वो कहती है कि हमें कैश फ्लोज को कंसिडर करना चाहिए और हमें अपनी वेल्थ को एनहांस करना है। वेल्थ कैसे एनहांस होगी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तभी होगा जब हम क्या करेंगे, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारे डिविडेंड, हम उन शेयर होल्डर्स को क्या करें, प्रॉपरली टाइम पे डिविडेंड पे करें। अगर डिविडेंड्स पे नहीं करेंगे, डिविडेंड पे नहीं करेंगे तो क्या होगा, मार्केट में हमारे शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं होगा, शेयर की वैल्यू पर शेयर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं। तो जिनके पास जो शेयर होल्डर होंगे, जिनके पास आपके शेयर होंगे, वो क्या करेंगे, उन शेयर्स को बेच देंगे। क्यों, आपको उनको डिविडेंड तो मिल नहीं रहा, तो वो आपके शेयर्स को रख के करें क्या, राइट। तो जिसकी वजह से आपकी जो पर शेयर है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कम हो जाएगी, ठीक है। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ने ये 2 बातें कही, इससे एक और बेनिफिट मिल गया। क्या बेनिफिट मिला, उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, कैश फ्लोज को कंसीडर करेंगे कि फर्स्ट ईयर में 50,000, सेकेंड ईयर में 60,000। अब आपको फर्स्ट ईयर में 50,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो 50,000 का प्रॉफिट होगा उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उस पर 10% के हिसाब से अगर आपको वो मिलेगी, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट मिलेगा, तो 10% के हिसाब से आपको कितना फ़ायदा हो जाएगा, राइट। आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, आज का हो रहा है ना बेनिफिट। तो इसने क्या किया, इसने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर किया है कि आज का पैसा, कि आज मैं अगर 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रही हूँ और फ्यूचर में मुझे इतना कैश फ्लोज ऐसे मिल रहा है और मुझे 5 लाख रुपए फ्यूचर में मिलेंगे 5 साल के बाद, तो उस 5 लाख रुपए की वैल्यू जो या फिर 1 साल बाद मुझे 50,000 रुपये मिलेंगे, 2 साल बाद मुझे 60,000 रुपये मिलेंगे, उस पैसे की, उस रुपीज़ की वैल्यू आज के टाइम में कितनी है, हम वो देखेंगे। अगर आज मैं 3 लाख रुपए लगा रही हूँ और फ्यूचर में आपको जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो बेनिफिट मिल रहे हैं सपोज कीजिए 6 लाख 7 लाख का, और उसकी वैल्यू आज के टाइम में 4 लाख रुपए है, तो देखिए 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा आपको।
तो जो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच क्या बात करती है, वो बात करती है कि हम कैश फ्लोज को कंसिडर करेंगे इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट्स, इंस्टेड ऑफ क्या कहते हैं, इंस्टेड ऑफ लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एम आई राइट? ओके। और हम क्या बात करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में? हम बात करते हैं कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करती है, और ये कहती है कि डिविडेंड जो हम शेयर होल्डर्स को वे पे कर रहे हैं टाइमली पे किया जाए, ताकि जो हमारे शेयर की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होने की जगह क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। ओके, इतना क्लियर है? तो बी ग्रुप वालों ने भी क्या किया, बी ग्रुप वालों ने भी अपनी जो आपके बेनिफिट्स थे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के वो बताए। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में बेसिकली क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इसको हम एनपीवी अप्रोच भी बोलते हैं, नेट प्रॉफिट एनपीवी मैक्सिमाइजेशन अप्रोच भी बोलते हैं। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम किसी भी एसेट की क्या करेंगे, बेनिफिट्स, उस एसेट से, उस प्रोजेक्ट से कितने बेनिफिट रिसीव हो रहे हैं उसकी बात करेंगे, हम कैश फ्लोज की बात करेंगे इंस्टेड ऑफ कॉस्ट ऑफ इट्स एक्विजिशन। ऑलराइट, ओके। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? इनकॉर्पोरेट्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैंने अभी बताया टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कैसे बात करते हैं। कैश फ्लोज देखा, फर्स्ट ईयर में इतना कैश फ्लो हो रहा है, सेकेंड ईयर में इतना कैश फ्लो हो रहा है। जो फर्स्ट ईयर में अगर आपको 60,000 रुपीज़ का कैश फ्लो होता है तो आप क्या कर सकते हैं, उस 60,000 रुपीज़ को री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, जिससे आपको बेनिफिट्स होंगे। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर इज कंसिडर, रिस्क फैक्टर इसने ध्यान दिया कि भाई ए प्रोजेक्ट है, बी प्रोजेक्ट है, दोनों एक प्रोजेक्ट से 5 लाख मिल रहे हैं, दूसरे प्रोजेक्ट से भी 5 लाख मिल रहे हैं, बट जो ए प्रोजेक्ट है उसमें रिस्क ज़्यादा है और जो बी प्रोजेक्ट है उसमें रिस्क कम है, तो आप क्या करेंगे, बी प्रोजेक्ट को चूज़ करेंगे। नो एम्बिग्विटी, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट्स की तो बात ही नहीं हुई। अगर प्रॉफिट की बात होती तो प्रॉब्लम आती कि कौन सा प्रॉफिट लें, इसीलिए इसमें सब क्लियर है, क्योंकि हम कैश फ्लोज को लेके चल रहे हैं इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट। ऑल राइट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर दिस। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी कौन सी, वैसे तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच अच्छी है, बट दोनों में कंपैरिजन करके दिखाएंगे, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, and don't forget to press the bell icon for more videos. Thank you so much.